वक्फ बोर्ड के रूप में कांग्रेस ने देश के मत्थे एक ऐसा श्राप मर दिया है जिसके सामने देश की एक हाईकोर्ट को अपनी जमीन वापस लेने के लिए 23 साल से ज्यादा समय तक एलियां घिसनी पड़ जाती हैं। सोचिए आम आदमी का तो क्या ही हाल होता होगा। ये बात है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, जिसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड के नापाक इरादों को हराया। क्या है पूरा मामला? इस पूरे मामले को समझाने के लिए आपको थोड़ा इतिहास में ले जाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्माण हुआ और इसी के परिसर के अंदर कुछ समय बाद 1868 में जमीन का एक बड़ा पट्टा जो कोर्ट का ही था लेकिन यूज नहीं किया जा रहा था, जिसे कानूनी भाषा में नजूल की जमीन कहते हैं, उसे भाड़े पर दिया जाता है घर बनाने के लिए। थॉमस क्राउबी नाम के एक शख्स को 50 साल की लीज पर यह जमीन दी जाती है। उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों को भी ये जमीन और 50 साल के लिए लीज पर मिल जाती है 1967 तक। लेकिन 1967 में लीज खत्म होने से पहले इस जमीन का सौदा एक दो बार और होता है और अंत में ये जमीन आजादी के बाद साल 1958 में आ जाती है मोहम्मद अहमद काजमी की पत्नी और उनकी 2 बेटियों के पास। और यहाँ से इलाहाबाद हाईकोर्ट का पूरा वक्त शुरू हो जाता है, जो आगे चलकर उनके नाम में दम करने वाला था 23 साल के लिए। आपको बता दें कि मोहम्मद अहमद काजमी सांसद रह चुके थे कांग्रेस के टिकट पर 1957 तक और उनके पास ये जमीन 1967 तक रह सकती थी। साल 1967 आकर चला जाता है, लीज खत्म हो जाती है, लेकिन जमीन पर कब्जा काजमी परिवार का ही रहता है। 1997 में काजमी की 2 बेटियां, एक शौहर और 5 बेटों के नाम पर इस लीज को पैक डेट से रिन्यू कराया जाता है। अब ये लोग ही आगे चलकर कोर्ट में जो भी केस लड़े जाते हैं उसमें इन्हें इस जमीन का मूल पट्टा धारक माना गया। इस रिन्यू लीज के अनुसार उनके पास 2017 तक इस जमीन को इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। यहाँ पर लीज के कायदे अनुसार उन्हें ये 2 बात अच्छी तरह से पता थी कि पहली, वो इस जमीन पर बगैर किसी सरकारी आदेश के कोई निर्माण नहीं करा सकते हैं। दूसरी बात, लीज के नियमानुसार सरकार कभी भी इस जमीन को वापस ले सकती है जब सरकार को जरूरत पड़े। 15 दिसंबर 2000 में राजनाथ सिंह की सरकार के समय लीज खारिज कर दी जाती है। इसका कारण ये था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को अपने विस्तार के लिए इस जमीन की बेहद जरूरत थी। इसी दौरान इलाहाबाद के जिलाधिकारी को ये बात पता चली थी कोर्ट परिसर में जो जमीन काजमी परिवार के पास है वो वहाँ पर अवैध रूप से कच्ची मस्जिद का निर्माण हो चुका है, जो कि लीज के नियमों को उल्लंघन था। इसलिए जिलाधिकारी ने इस लीज को खारिज कर दिया। 2001 जिलाधिकारी के लीज खारिज करने के आदेश के खिलाफ ये लोग जिला न्यायालय जाते हैं और जिलाधिकारी के आदेश को खारिज करने की अपील करते हैं। लेकिन जिला जज ने कहा कि इस जमीन पर आपका मालिकाना हक नहीं है, आपको हम 10 लाख का मुआवजा दिलवा देते हैं और जमीन खाली कर दीजिए। लेकिन फिर भी ये लोग जिला जज के आदेश को नहीं मानते और इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। 2002 से यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए पब्लिक और भी ज्यादा आने लगती है। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार इस अवैध ढांचे को लोग मस्जिद हाईकोर्ट के नाम से बोलने लगते हैं। 2003 से 2004 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ये केस जीत जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट आदेश देती है कि जमीन हाईकोर्ट को वापस शांतिपूर्वक दे दी जाए और काजमी परिवार ये जमीन खाली करने के लिए 3 महीने का समय देता है। याद रखिए, कॉन्ट्रैक्ट के कायदे अनुसार सरकार ये नजूल की जमीन को कभी भी वापस ले सकती थी। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट 2003 से 2004 में केस सुप्रीम कोर्ट में जीत जाता है और जिला न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर हाईकोर्ट को पोजीशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे देती है। उसके बावजूद भी ये जमीन खाली नहीं करते हैं। लेकिन शायद इस आदेश का अनुमान पहले से ही काजमी परिवार और मस्जिद प्रशासन को था, इसलिए शायद चालाकी दिखाते हुए मई 2002 में इस जमीन को वक्फ की संपत्ति के रूप में पंजीकृत करने के लिए आवेदन दायर किया गया। सोचिए, संपत्ति उसी दिन यानी कि 30 मई 2002 को वक्फ के रूप में पंजीकृत भी हो जाती है। कोई पूछताछ नहीं होती, कोई सत्यापन नहीं, सब कुछ एक दिन में हुआ और यही सबसे बड़ा फ्रॉड है इस मामले में। क्योंकि जो जमीन आपकी नहीं है, जो आपको केवल लीज पर मिली है, जिस पर आपका मालिकाना हक है ही नहीं, आप कैसे उसको दान कर सकते हैं वक्फ को? क्योंकि अच्छी तरह जानते थे कि जो संपत्ति एक बार की हो जाए मतलब हमेशा के लिए वक्फ की हो जाती है। साल 2004
दोबारा से एक बार फिर इन लोगों ने पत्र लिखना शुरू किया न्यायालय से संबंधित लोगों को कि ये पब्लिक मस्जिद है, ताकि इसके सहारे सहानुभूति पैदा की जा सके। और इसी बीच 2009 से लेकर 2012 के बीच में कच्ची मस्जिद की जगह पक्की मस्जिद बना दी जाती है। 2016 जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई विंग का निर्माण कार्य हो रहा था, तब इस प्रोजेक्ट के मैनेजर की दी गई सूचना के आधार पर बिल्डिंग कमेटी ने भी हाईकोर्ट को पत्र लिखा कि आगे भी अतिक्रमण जारी है। 2017 दोबारा से एक PIL दाखिल होता है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुहार लगाई जाती है कि जमीन हाईकोर्ट की है, लेकिन फिर भी अतिक्रमण करके पक्की मस्जिद बना दी गई। उसे ध्वस्त करके जमीन हाईकोर्ट के कब्जे में वापस ली जाए, जो अधिकारी इसमें शामिल थे उन पर कार्रवाई की जाए। ये मामला ऐसा ही चलता रहा और 2017 में ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। इस केस की सुनवाई में 5-6 साल और निकल जाते हैं और अब जाकर 2023 में सुप्रीम कोर्ट पूरे इतिहास को जांच पड़ताल करने के बाद दोबारा से ये फैसला सुनाता है कि हाईकोर्ट की जमीन वक्फ की हो ही नहीं सकती, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीन तभी हो सकती है जब वो निजी हो। लेकिन ये जमीन तो लीज पर ही गई थी हाईकोर्ट से ही, क्योंकि अवैध रूप से इस मस्जिद का निर्माण हुआ था, इसलिए इस मस्जिद को ढहाया जाएगा। इन लोगों को दोबारा से जमीन खाली करने का 3 महीने का समय दिया गया है। लेकिन आप सोचिए, ये केस सभी के लिए उदाहरण है। ये लोग कितने शातिर दिमाग वाले थे। इन लोगों ने जानबूझकर इस जमीन को वक्फ बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया, जबकि इनको पता था कि ये उनकी नहीं है। इसके साथ ही एक बार कोर्ट में हार जाने के बाद भी उनके नापाक मंसूबे कमजोर नहीं पड़े। उन्होंने दोबारा इस मामले को स्पेशल पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया, क्योंकि पहले जब केस लड़ रहे थे तब केवल मस्जिद के पक्षकार के तौर पर थे, लेकिन दूसरी बार जब केस लड़ रहे थे तब वक्फ बोर्ड के रूप में लड़ रहे थे। और इन लोगों का केस जो वकील लड़ रहा था वो तो पहले से ही मशहूर है अपने कर्मकांडों की वजह से। कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंह, ये वही वकील है जिनका पुराना इतिहास बताता है कि ये लोग ऐसे देश विरोधी मुद्दों पर लड़ने के लिए अपना प्रॉफिट देखते हैं। जैसे कपिल सिब्बल ने राम मंदिर के विरोध में केस लड़ा और 3 तलाक के खिलाफ भी सिब्बल ने ही केस लड़ा था। वही मैडम इंदिरा जयसिंह भी कभी निर्भया केस में बलात्कारियों को बचाने के लिए केस लड़ती हैं, या फिर कभी आतंकियों के बचाव के लिए दलील देती हैं। ये वही इंदिरा जयसिंह है जो NGO लॉयर्स कलेक्टिव बोर्ड फाउंडेशन की लाभार्थी हैं। इन दोनों का नाम PFI से भी जुड़ चुका है। CAA विरोधी दंगों शाहीन बाग के दौरान PFI ने सिंबल और इंदिरा जयसिंह को 81 लाख रुपए फीस के रूप में दिया था। अभी भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दे रहे हैं कि हम जमीन वापस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदले में आप हमें कोई और जमीन दिलवा दीजिए। इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ना वो जमीन मस्जिद की थी, ना वो जमीन वक्फ की थी, ना वो जमीन काजवी परिवार की थी, तो अपनी जमीन वापस लेने के लिए कोर्ट को दूसरी जमीन देने की क्या जरूरत है? ये कहाँ का न्याय है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को जमीन दिलवाने से साफ इनकार कर दिया और कहा क्योंकि आपका कोई मालिकाना हक नहीं है इस जमीन पर, इसलिए हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते। आप 3 महीने के अंदर इस जमीन को खाली कर दीजिए। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए इस जमीन को खाली करेंगे या दोबारा से हाई कोर्ट की जमीन को हल्द्वानी जैसे बनाने की कोशिश करेंगे। हाई कोर्ट की जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत वक्फ बोर्ड इसलिए कर पाया क्योंकि सत्ता के भूखे राजनेता उनके साथ देते हैं। इन नेताओं ने इतनी शक्ति दे दी है कि वक्फ बोर्ड न्यायपालिका सहित गैर संवैधानिक या संवैधानिक निकाय तक की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। सोचिए 78% से ज्यादा हिंदू आबादी वाले हमारे इस देश में एक गैर सरकारी संस्था वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। कभी सोचा है ये सब कैसे हुआ होगा? इसलिए एक ही जवाब है, तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस जैसी पार्टियों ने इन कब्जाधारियों को इतनी खुली छूट दे दी कि जितना लूट सकते हो लूट लो, बस हमें वोट देते रहो।